बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, इसराइल के गज़ा पर हमलों को 4 हफ़्ते हो गए हैं। एक तवील खामोशी के बाद हिज़्बुल्लाह लीडर हसन नसरुल्लाह ने अपना मौक़िफ़ दे दिया है। हिज़्बुल्लाह, आप जानते हैं कि लेबनान की एक गैर सरकारी मिलिशिया है जो लेबनान की फ़ौज से कहीं ज़्यादा ताकतवर है। हसन नसरुल्लाह जुमा के खुतबा में 1 घंटा 20 मिनट की जो तकरीर की थी लिबनान में बैरूत में, इसमें उन्होंने तमाम सख्त अल्फाज में अमेरिका और इसराइल को धमकियां भी दी थी, लेकिन जंग का ऐलान नहीं किया। उन्होंने बस ये कहा कि हम तो 8 अक्टूबर से यानी 7 अक्टूबर के हमले के फ़ौरन बाद जब इसराइल ने हमास पर हमले शुरू कर दिए थे गज़ा में, तो वो कहते हैं कि इस दिन से हम तो जंग में शामिल हो चुके हैं। अब उनकी इस बात का मतलब यह है कि वो किसी तब्दीली या जंग को तेज़ करने का कोई ऐलान नहीं कर रहे, मतलब जैसा था वैसा ही रहेगा। हाँ, एक बात उन्होंने वाज़ेह की कि हमास का 7 अक्टूबर का हमला उनकी मशावरत से नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि ये हमास की अपनी प्लानिंग थी। हमें भी वो कहते हैं कि इसका बाद में पता चला जब ये हो गया, लेकिन वो कहते हैं कि ये हमास की कामयाबी है। इस पर उन्होंने हमास को मुबारकबाद पेश की और कहा उन्हें यही करना चाहिए था, क्योंकि इसराइल ने उन्हें एक गैर इंसानी जेल में रखा हुआ था। साथ में उन्होंने दूसरी अहम बात ये की कि हम कभी इस हमास का साथ नहीं छोड़ेंगे। जैसे साथियों, हर फौज जंग से पहले अपने मकासद वादे करती है, जिससे पता चलता है कि वो जंग हार रहे हैं या जीत रहे हैं। तो हिजबुल्लाह ने भी इस जंग में जो वो कहते हैं कि हम इसराइल से शुरू कर चुके हैं 8 अक्टूबर से, इसमें उन्होंने अपने 2 मकासद वादे कर दिए हैं। पहला, उन्होंने ये कहा कि वो चाहेंगे कि सीज़ फायर हो जाए, जंग रुक जाए। दूसरा मकसद उन्होंने ये बताया कि हमास को कामयाब करना उनका मकसद है। अब याद रहे कि हमास की कामयाबी इस जंग में ये है कि इसराइल इन्हें ख़त्म किए बगैर वापस चला जाए और ये जंग ख़त्म हो जाए। यानी हमास का सर्वाइवल ही असल में उसकी जीत है और इसराइल की शिकस्त है। अब एक और बड़ी वार्निंग हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह ने दी। उन्होंने अपनी तकरीर में कहा, इसराइल को कहा कि लेबनान पर वो हमला बिल्कुल ना करे, ये गलती ना करे, ख़ास तौर पर कि इनके हेडक्वार्टर्स वगैरह हैं इन पर हमला ना करे। अगर उसने ऐसा किया तो ये इनकी तारीख की सबसे बड़ी गलती साबित होगी। साथियों, आपके जहन में रहना चाहिए कि हिजबुल्लाह के पास लाखों की तादाद में ऐसे मिज़ाइल और रॉकेट्स हैं जो अगर वो मुसलसल फायर कर दे तो इसराइल के स्ट्रेटजिक लोकेशन में बुरी तरह तबाह हो जाएंगे, इसके शहरों का हुलिया बदल जाएगा। तो इस धमकी के पीछे उनकी यही सलाहियत है और इस सलाहियत को इसराइल और अमेरिका बहुत अच्छी तरह जानते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि इसके बाद हिजबुल्लाह के लिए भी हालात अच्छे नहीं रहेंगे, मगर आप जानते हैं कि जिन लोगों के पास खोने के लिए जितना ज़्यादा कुछ होता है, वो जंग से और हमलों से इतने ही ज़्यादा दूर रहना चाहते हैं। दूसरी तरफ अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन इसराइल के तीसरे दौरे पर आ चुके हैं। वो बैकडोर डिप्लोमेसी में मसरूफ़ हैं और इसराइल से इंसानी बुनियादों पर आर्जी जंग बंदी का मुतालबा मनवाना चाहते हैं, ताकि वहाँ लोगों के लिए कुछ राशन और पानी भेजा जा सके और जो अरबों का और मुसलमानों का गुस्सा अमेरिका के ख़िलाफ़ है इसको थोड़ा कम किया जा सके। लेकिन साथ में इसराइल को अरबों डॉलर्स और हज़ारों टन असला भी दिए जा रहे हैं। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू से मुलाकात के बाद जो एंटी ब्लिंकन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें साफ देखा जा सकता है कि नेतन्याहू ने उनकी बात नहीं मानी, क्योंकि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ब्लिंकन के साथ भी खड़े नहीं हुए, बल्कि इसराइल वज़ीर-ए-आज़म ने बयान जारी किया कि हम किसी सूरत भी जंग बंदी या आर्जी जंग बंदी भी नहीं करेंगे, क्योंकि ये हमारी शिकस्त होगी। उन्होंने कहा कि जंग बंदी के लिए खाना और पानी सप्लाई के लिए पहले हमास को तमाम के तमाम कैदी रहा करना होंगे बगैर किसी शर्त के। अमेरिकन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने ब्लिंकन ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की में गुफ्तगू की, इससे यूँ लगता है कि अमेरिकन अपना थोड़ा सा स्टांस बदल रहे हैं इसराइल की तरफ। हल्का सा उन्होंने स्लाइटली शिफ्ट किया है, क्योंकि वो एक सहाफ़ी ने जब उनसे सवाल किया कि क्या हमास के ख़ात्मे तक इसराइल के साथ देंगे, इस मकसद में इसराइल के साथ खड़े रहेंगे, इस पर लिंकन ने कहा हम कोई गारंटी नहीं देते, हाँ इस बात की तायद करते हैं कि इसराइल अपनी तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो चाहे वो कर सकता है। या अल्लाह मुसलमानों की हिफाजत फरमा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें। शुक्रिया दोस्तों, कैसे हैं आप। एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि इसराइल अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो चाहे वो कर सकता है, लेकिन हम ये सब इस तरह चाहते हैं कि इंसानी जानों का ज़हर है कम से कम हो। अब ये तो दोस्तों कहने की बातें हैं। असल में अमेरिका अभी 2 दिन पहले 14 अरब डॉलर 14.3 बिलियन डॉलर की इमदाद इसराइल के लिए गज़ा के ऊपर बमबारी के लिए सेनेट में ये बिल पास हो गया है।
جبکہ $1 سے 6 بلین کا پیکج اس کے علاوہ اناؤنس کر رکھا ہے، اسے ابھی پاس ہونا ہے۔ سالانہ $4 ارب سے اوپر کی ملٹری ایڈ جو ہے وہ اس کے بھی علاوہ ہے۔ اب تک اسرائیلی اخبارات کے مطابق غزہ کی چھوٹی سی 25 میل لمبی پٹی پر حملوں کے لیے 3,000 ٹن اسلحہ کارگو شپس کے ذریعے اسرائیل پہنچ چکا ہے۔ اس کے لیے 100 کارگو فلائٹس اور 5 شپس کو مصروف رکھا گیا تھا۔ اتنا کچھ اسرائیل کو دینے کے ساتھ غزہ میں عام لوگوں کے لیے پانی اور خوراک پہنچانے کے لیے جو ٹرک گئے ہیں دوستو، وہ اصل میں ایک کارگو شپس سے بھی کم مالیت کے ہیں، جس سے آپ کو ترجیحات کا پتہ چلتا ہے۔ پھر یہاں سے اس جنگ زدہ علاقے سے بیماروں، زخمیوں اور بوڑھوں کو نکلنے نہیں دیا جا رہا۔ غزہ کے جنوب میں رفح کراسنگ ہے جو مصر میں کھلتی ہے۔ یہاں سے 400 سے کچھ اوپر ایسے فلسطینیوں کو جن کے پاس ڈیول نیشنلٹی تھی اور کچھ انٹرنیشنل تنظیموں کے عملے کو نکال لیا گیا ہے۔ ایسی ڈیول نیشنل جن کے پاس امریکی یا مصری پاسپورٹ تھے ان کو بھی جانے دیا گیا ہے۔ کچھ دن تک برطانوی اور کچھ اور نیشنلٹیز کے لوگ بھی غزہ سے نکال لیے جائیں گے۔ یہاں پر ایک دلخراش منظر دیکھنے کو آیا، ایک ایسے ننھے لڑکے کو یہاں سے نکالا گیا جو بہت زخمی تھا، کہ جس کو تو جانے کی اجازت دی گئی لیکن اس کے والد کو اس کے ساتھ جانے کی اجازت نہیں دی گئی، حالانکہ اس کے خاندان کے باقی لوگ مارے جا چکے تھے۔ کس قیامت کا منظر ہوگا وہ ہزاروں لوگ جو کئی دن سے اسرائیلی بمباری سے پریشان، اپنے آدھے یا سارے گھر والوں کی جانیں گنوا کر رفح بارڈر کھلنے، امداد ملنے یا جان بچانے کے لیے باہر جانے کا انتظار کر رہے تھے، انہیں واپس بھیج دیا گیا ہے، کیونکہ امریکہ، اسرائیل، مصر اور فلسطینی اتھارٹی میں جن ناموں پر اتفاق ہوگا صرف وہی رفح بارڈر کراسنگ کر سکیں گے۔ یہ واپس بھیجے جانے والے ساتھیوں اگر زندہ سلامت اپنے کیمپس یا غزہ شہر پہنچ گئے تو ہر لمحہ آسمان سے اسرائیلی بموں میں برستی موت کے انتظار کے سوا اور کیا کریں گے۔ ایک ایسی جگہ رہنا ہوگا جہاں نہ پانی ہے، نہ بجلی، نہ کھانے کو کچھ، اور نہ ہی سروں پر بجلی کی تیزی سے گرتے ہوئے بارود اور سٹیل سے بچانے والا کوئی سہارا۔ کسی بھی وقت ان کی جانیں لینے والا اسرائیلی میزائل آئے گا اور اس کے بعد بس اتنا کہا جائے گا کہ ہم نے تو حماس کے کمانڈر کو مارنے کے لیے درجن بھر میزائل فائر کیے تھے، باقی جو لوگ ہیں وہ تو ہیومن شیلڈ تھے۔ فرینڈلی فائر، کراس فائرنگ اور ہیومن شیلڈ وہ جدید سرد الفاظ ہیں جو 21ویں صدی میں طاقتور لوگ عام لوگوں کی بے حیثیت زندگیوں کو چھیننے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اس وقت تک 9,000 سے زائد ایسے ہی ہیومن شیلڈز کو کراس فائرنگ اور فرینڈلی فائرنگ میں مار دیا گیا ہے۔ یا اللہ سب مسلمانوں کی حفاظت فرما اور ہمارے ایمان کو مضبوط فرما، آمین۔